हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो फट गया है किस देश में, और उसका राख राख के जो बादल हैं वो भारत पहुंच गए हैं। यहाँ आसमान में छा गया है और हवाई यातायात को रोकना पड़ गया है। 3D मैप के जरिए इस ज्वालामुखी को दिखाएंगे और बताएंगे डिटेल। और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जैसे धर्मेंद्र एक्टर उनका निधन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस उसकी शपथ ले ली है कि इन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट समिट होने वाला है 2026 में, कहाँ पर होगा, और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन बस देना चाहता हूँ आपको कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का मैराथन वीडियो आ चुका है। अगर आप कोई एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके ज़रिए आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी, खासतौर पर करंट अफेयर्स की। 9 घंटे का वीडियो है, इसका PDF भी अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, वहाँ से ले सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल के बाद फट गया, जिसकी राख के बादल भारत तक पहुंच गए हैं? आंसर क्या होगा? इथियोपिया। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भारत को सीधा इफेक्ट किया है इसने, इसलिए इससे सवाल हो सकते हैं कि आ जाए एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इथियोपिया में ये फटा है ज्वालामुखी 12,000 साल के बाद। और ये देखिए खबरें कि कितना नुकसान भारत को भी पहुंचा रहा है ये। और ये इथियोपिया में ये इस तरीके से फटा, और इतनी तेजी से फटा है ना कि मतलब कहा जा रहा है कि पिछले जो ज्ञात इतिहास है उसमें इतनी तेजी से फटने की घटना कहीं और नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर और इसके जो व्यापक असर जो देखने को मिले हैं यहाँ तक, भारत तक। यहाँ फटा इथियोपिया है और यहाँ से इसके धुएं इस तरफ आए हैं, फिर आगे वो चाइना वगैरह भी जाएगा। अभी फिलहाल इसके बादल इस इलाके में मंडरा रहे हैं। तो इसको 3D मैप के ज़रिए समझते हैं ताकि बेहतरीन ढंग से आपके मतलब पूरे माइंड में कवर हो जाए। तो प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं कहाँ? अफ्रीका की ओर। अफ्रीका में ही है इथियोपिया, और ये यहाँ पर है अफ्रीका में, इस जगह पर। ठीक है, ये है लैंड लॉक्ड देश, मतलब चारों तरफ से ज़मीनी सीमा से घिरा हुआ है। वैसे आपको देखने में लगेगा ये तो रेड सी के पास में है, ये इधर अरब सागर है, इधर रेड सी है, यहाँ पर हो सकता है। कनेक्शन नहीं है इसका। इसकी राजधानी है अदीस अबाबा, राष्ट्रपति हैं टॉय अत्सके सेलाली, प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, और मुद्रा यहाँ पर करेंसी चलती है बिर। क्या है? बिर। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो यहाँ पर है क्या है? इरिट्रिया। ये है जिबूती। ठीक है, जिबूती। यहाँ पर है सोमालिया। ओके, इस जगह पर ये हो गया केन्या, ये साउथ सूडान हो गया, और ये सूडान हो गया। इस तरह से ये चारों तरफ से ज़मीनी सीमा से घिरा हुआ है, और नज़दीक लेकर चलते हैं आपको। और यहाँ पर पिछले कई दशकों से जातीय तनाव है, अशांति है, आपस में मारकाट मची हुई है इस जगह पर। ठीक है, तो इसी में इस जगह पर यहाँ पर ज्वालामुखी है, उसका नाम है हेली गुब्बी ज्वालामुखी। एक बार नज़दीक से दिखाते हैं आपको। हेली गुब्बी ज्वालामुखी ये 24 नवंबर को फटा है 12,000 साल के बाद, इतने वक्त के बाद। ठीक है, 24 नवंबर के सुबह 8 बजे के आसपास ये उस वक्त के समय के अनुसार ये फटा है। उससे पहले का नज़ारा इस तरह से दिखता था, जो सैटेलाइट इमेज के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, और ये कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी फटने से राख और लावा धरती से इतनी ताकत से निकली है कि इतिहास में पहली बार इस तरह का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसको इस तरीके से देखिए कि ये तेजी से जो उठ रहा है, आसमान में 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक घने धुएं का गुबार हो गया, राख का गुबार हो गया। और लाल सागर ये वाला जो है ना, रेड सी है इस तरफ। ओके, और ये धुएं का गुबार इस तरीके से दिख रहा है, मतलब इतनी दूर से भी ये नज़र आ रहा है धुआं ही धुआं। और ये उठकर ये आगे बढ़कर यहाँ से निकला है, और इस तरफ आपको देखिए इधर ओमान हो गया, ये इस तरह से आते हुए और यहाँ पर दिल्ली के आसपास के इलाकों में, राजस्थान में, गुजरात में, यहाँ पर ये उसके धुएं जो ना छा गए हैं। तो उसका असर भारत में देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ से इथियोपिया से यहाँ पर ट्रेवल कितने किलोमीटर की है? 3,400 किलोमीटर दूर है दिल्ली, और यहाँ से यहाँ पर ये धुआं आ गया, और इसकी वजह से विमानों का संचालन रोकना पड़ गया है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स जो है ना वो रोक दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं।
ये जो ज्वालामुखी है वो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर की है और ये रिफ्ट घाटी के भीतर में स्थित है ये, ठीक है, रिफ्ट घाटी के भीतर में स्थित है। वहाँ पर क्या है ना, वो टेक्टोनिक प्लेटें इस तरफ से गुजरती हैं, 2 टेक्टोनिक प्लेटें ये मिलती हैं और इसी की वजह से यहाँ पर तीव्र भूगर्भीय गतिविधियों वाला ये क्षेत्र यहाँ पर जो है ना वो बना रहता है। तो इसकी वजह से जो राख उठा है उसकी वजह से 24 नवंबर की रात से लेकर 25 नवंबर को भी विमानों का संचालन, बिल्कुल बहुत सारे विमानों को कैंसिल कर दिया गया, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और उसको ग्राउंड कर दिया गया। भारत की ओर पहुंच चुका है और भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है ना IMD, उसका कहना है कि पूर्वानुमान ये लग रहा है कि गुजरात, दिल्ली NCR, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब में राख जो है ना वो आसमान में छाए हुए हैं, ठीक है। IMD के डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। उनका कहना है कि राख के जो बादल हैं वो चीन की ओर बढ़ रहे हैं और शाम 7:30 बजे के आसपास जो ना भारतीय आसमान से आगे बढ़ जाएंगे, इधर चाइना की ओर चले जाएंगे। इससे पॉल्यूशन की बड़ी समस्या हुई। अच्छा, इसको आप देखिए, ये जो है ना वो रडार के ज़रिए इसको देखा गया है। तो यहाँ पर ये जो धुंध दिख रही है, ये सब जो है ना वो यहीं से निकले हुए धुएं हैं, जो कि यहाँ पर धूल है, धूल नहीं, ये राख है, राख जो है ना वो यहाँ पर पहुँच गई है। तो 25 नवंबर को घना कोहरा दिल्ली में छाया रहा और वायु गुणवत्ता बहुत ख़राब थी, पिछले कई वक्त से ख़राब चल रही है। लेकिन इसने थोड़ी चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि ये राख उड़ता हुआ जा रहा है और प्रदूषण भी कर रहा है, राख जो है ना वो नीचे भी आ रहा है। अब सवाल यहाँ पर होगा कि ये एयर ट्रैफिक को कैसे प्रभावित कर रहा है, आखिर क्या वजह है कि इस राख के बीच से हवाई जहाज नहीं जा सकता है। उसकी वजह ये है कि राख के बादल जो है ना वो बहुत महीन होते हैं और वो घर्षणकारी होते हैं और कांच जैसे कण होते हैं, और उसकी वजह से विमानों के यानी फ्लाइट्स के, हवाई जहाज का जो इंजन है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और इतनी तेज़ी से वो पंखे घूमता है, उस तापमान में ये जो राख है वो पिघल सकता है और ये इंटरनल हिस्से में पहुंच सकता है, गर्म होकर पुर्जे को पिघला सकता है। तो ये दिक्कत हो सकती है, टरबाइन के ब्लेड चिपक सकती है, उससे उसकी फोर्स जो है ना वो नुकसान हो सकता है। तो जो भी ये फ्लाइट्स उस तरफ से राख के आसपास से गुजरी हैं, उन सब के इंजन की जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं राख तो नहीं अटक गया है उसमें, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात जो आपने जाना, ठीक है, हेली गुब्बी ज्वालामुखी, इसके बारे में आपको याद रखना है। ज्वालामुखी की ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर है, ये रिफ्ट घाटी के भीतर है और इसके नीचे टेक्टोनिक प्लेटें जो ना वो वहाँ उसके कुछ गतिविधि चलती रहती है, उसकी वजह से यहाँ पर ये घटना देखने को मिली है। अभी और भी कई ज्वालामुखी जो फटे हैं अभी हाल फिलहाल में, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट सेमुरू वो विस्फोट के साथ फट गया और हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया है? वहाँ पर पर्यटक भी थे, उनको जल्दी जल्दी में निकाला गया। आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया, ठीक है। इससे पहले वाला जो था वो था इथियोपिया और ये है इंडोनेशिया। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, रॉयटर्स जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है उसके। और इस तरीके से जो धुएं का गुबार उठा है, राख का गुबार उठा है, इसको इस तरह से देखिए आप, बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये माउंट सेमुरू जो है ना वो पूर्वी जावा ज्वालामुखी पर स्थित है, पूर्वी जावा में। और ये नवंबर में ये उठा, ग्रे कलर का की जो राख उठी है, अचानक विस्फोट हुआ और वहाँ पर 170 से ज़्यादा दुनिया भर के पर्वतारोही पहुँचे हुए थे, उनको निकालना पड़ा 3 से 8 किलोमीटर के क्षेत्र में। अब देख रहे हैं ग्रीनरी है, वहाँ पूरा धुआं, मतलब ये राख से ही भर गया। तो उन पूरे इलाकों को खतरनाक घोषित किया गया, वहाँ से लोगों को निकाला गया है उस जगह से। एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं इसको। प्यारा भारत है अपना और इधर देखिए ये है इंडोनेशिया, ठीक है। यहाँ पर जो इंडोनेशिया है पूर्वी जावा द्वीप पर, ठीक है, वो इसी जगह पर ये स्थित देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। इस जगह पर है पूर्वी जावा द्वीप पर। सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना वो है इंडोनेशिया में। दुनिया में अगर एक्टिव ज्वालामुखी की बात करेंगे सक्रिय, तो 1500 से ज़्यादा है और इनमें से 130 ज्वालामुखी वो इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। 7 ज्वालामुखी तो पिछले 2 सालों में बार बार फटे हैं, ठीक है। और ये जो
इंडोनेशिया है ना, ये यहाँ पर ये रिंग ऑफ फायर के इलाके में भी आता है। रिंग ऑफ फायर के बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसमें कई सारी टेक्टोनिक प्लेटें हैं जहाँ पर आपस में घर्षण होती रहती है। उसकी वजह से इस इलाके में भूकंप की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो रही है। ओके, तो इंडोनेशिया की बात कर रहे थे हम लोग। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। प्रेसिडेंट है प्रोबोवो सुबियांटो। मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया यहाँ की। ठीक है, तो ये टेक्टोनिक प्लेटें कैसी हैं? मतलब देखिए, एक समय ऐसा था ना जब पृथ्वी का जो भूभाग था वो पेंजिया के रूप में था, और ये सब जो है ना वो सब अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट जो है ना आगे बढ़ के हुए, जैसे कि इंडियन प्लेट जो है ना वो आकर यूरेशियन प्लेट में टकरा गई, इधर बर्मन प्लेट में टकरा गई। इस तरह से इंटरनली ना भूगर्भीय एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती रहती है। ऐसी स्थिति उधर हुई। आपको इस तरफ तो इंडोनेशिया में हुई और उस तरफ जो आपने देखा, ठीक है, इथियोपिया में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। हवाई द्वीप पर एक और ज्वालामुखी फटा है, और तो गजब फटा है, उसका वीडियो मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, तो शानदार ढंग से आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप के ज़रिए। दो तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो एसएससी, टीचर, रेलवे, राज्यों के एसएससी लेवल के एग्जामिनेशन उन सब के लिए है। दूसरा है आईएसपीसीएस लेवल का करंट फोर्स का मेंबरशिप प्लान। ये 365 दिनों तक एक्टिव रहता है और आपको पिछले साल के भी करंट फोर्स मिल जाएंगे, इस साल के मिल जाएंगे, और अगले एक साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा अगले साल तक। ठीक है, तो इसके ज़रिए फ़ायदा ये है कि आपको पीडीएफ मिलता है, वीडियो मिलता है और टेस्ट भी मिलता है। रेगुलर टेस्ट मिलता है आपको, एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी टेस्ट मिल जाएंगे और करंट फोर्स के भी मिल जाएंगे आपको। ओके, और पीडीएफ की खासियत है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और इसमें कई तरह के वन लाइनर भी है, एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू नोट्स भी होता है, और साथ में वीडियो के लिंक भी देते हैं हम। जैसे अभी जो ज्वालामुखियों के बारे में जो मैंने बताया, तो विजुअली आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे ना। जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी में लिंक भी है, क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा वीडियो वहीं से। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ना वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इस तरीके से मिलता है ताकि करंट फोर्स की शानदार तैयारी आपकी हो जाए। तो आप देख सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर बहुत मामूली से प्राइसेस में ये मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर किस देश के हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जो फिर से फट गया है? एक साल में ये शायद 34वीं बार फटा है। आंसर क्या होगा? यूएसए, अमेरिका। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हवाई द्वीप कहाँ पर है, अमेरिका का हिस्सा है, और ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में बीचों बीच आपको दिखेगा। इसी द्वीप पर बड़ा मशहूर पर्ल हार्बर है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगर पॉइंट का काम किया था, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर बम बरसाए थे बुरी तरीके से। उसके बाद फिर अमेरिका एक्टिव हुआ था, तो वहीं पर ये हवाई द्वीप पर ही ये जो ना ज्वालामुखी है, किलाउआ ज्वालामुखी। ठीक है, इस तरीके से मतलब जैसे दो सिंग होते हैं ना, इस तरह से फैल रहा है, फट रहा है। ये आप देखिए, ये लेटेस्ट वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये। ठीक है, तो देखिए वीडियो देख रहे हैं आप। तो ये क्या है ना कि एक ज्वालामुखी से निकलता है और दूसरे ज्वालामुखी की ओर पहुंच जाता है। ये इस तरह से एक तरह से विलय भी होता है कि और ज्वालामुखी, तो दो धार इस तरह से निकल रही हैं वहाँ पर, और यहाँ का नज़ारा इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब एक बार मैप के जरिए भी चलते हैं और हवाई द्वीप भी दिखाते हैं आपको। तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं अमेरिका की ओर। ठीक है, यूएसए। तो अमेरिका का जो मुख्य भूभाग है वो तो ये देखते हैं आप। ठीक है, लेकिन इसका जो हवाई द्वीप है वो प्रशांत महासागर क्षेत्र में है, जो आगे हम ले चलते हैं, और ये यहाँ पर है। ठीक है, ये है हवाई द्वीप, कई द्वीपों का समूह है ये, और वहीं पर ज्वालामुखी है जो कि जिसमें विस्फोट हुआ है। उस ज्वालामुखी का नाम है किलाउआ ज्वालामुखी वॉल्केनो। ठीक है, इस तरीके से ये निकलता जा रहा है, विस्फोट होता जा रहा है। ये है सबसे सक्रिय दुनिया के ज्वालामुखियों में से ये एक ज्वालामुखी माना जाता है।
अब सवाल होगा कि ज्वालामुखी क्या है और कैसे फटते हैं, क्योंकि लगातार आपने देखा। तो ज्वालामुखी विस्फोट की बात करने से पहले आपको समझना है कि ज्वालामुखी है क्या। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक उद्घाटन है, जो टूटना कहिए, जो मतलब मैग्मा जो है ना, जो अंदर है तरल पदार्थ, अर्ध तरल चट्टानें, वो बाहर निकलती हैं और उसके ज़रिए राख, गैस वो भी बाहर निकलती हैं। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो ज्वालामुखी समुद्र, मतलब ज्वालामुखी जो है ना वो पृथ्वी की सतह पर स्थित ऐसी दरार, वेंट या छिद्र है जिसके माध्यम से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो लावा, राख, पिघली चट्टानें हैं, गैसें हैं, वो बाहर निकलती हैं। ठीक है, मेंटल जो एक मतलब कमज़ोर क्षेत्र होता है जहाँ से ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। इस ज्वालामुखी का नुकसान आपने देखा ही, भारत तक देखने को मिल रहा है। पर्यावरणीय नुकसान तो होता ही है, साथ में जो हमारा यातायात है, एयर ट्रैफिक है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ठीक है, उससे बहुत सारे नुकसान भी होती हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर, अगर उनको ज्वालामुखियों के बारे में इतने इन डेप्थ में समझना है तो। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन है ना, उस पर ऑल का बटन दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, उनका निधन हो गया 24 नवंबर 2025 को, तो उनकी पहली और आखिरी फिल्म का नाम बताएं, क्या है नाम। आंसर का पहली फिल्म थी उनकी दिल भी तेरा हम भी तेरे, और 21 जो है ना वो लास्ट फिल्म अभी तक की मानी जा रही है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र 24 नवंबर को निधन हो गया। 89 ईयर के थे, अपने घर में ही अंतिम सांस ली उन्होंने। ये जो पहली फिल्म है उनकी दिल भी तेरा हम भी तेरे, वो 1960 में आई थी, और उस वक्त उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो एक प्रोड्यूसर के गैराज में रहते थे, और उसके बाद जो तरक्की की उन्होंने, शानदार सुपरस्टार रहे वो। तो लास्ट टाइम में जो है ना वो तो 89 ईयर की उम्र थी। उम्र संबंधित बीमारियों से वो जूझ रहे थे, समस्याएं थी। 10 नवंबर को भी उनका सांस लेने की समस्या हुई, फिर मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया। फिर कई सारे मीडिया हाउसेस ने उनकी गलत खबर चला दी निधन की। फिर 12 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और आखिरकार उनका निधन हो गया, जो है ना वो 24 नवंबर को। धर्मेंद्र जो हैं वो पंजाब के छोटे से गांव नसराली, वहाँ पर जन्मे थे। एक सरकारी स्कूल हेडमास्टर के बेटे थे। 10th क्लास में उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्में देखी थी, और टैलेंट हंट कंपटीशन हुआ करता था उस वक्त के ज़माने में, 60 के आसपास, और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और वहाँ से वो उभरे, देवानंद की नज़रों में आए, और जब फिल्मों में आए तो स्टारडम उनका छा गया। 19 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी प्रकाश कौर के साथ। उनसे ही 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता, विजेता। बाद में हेमा मालिनी से शादी की उन्होंने, और वो शादी काफ़ी चर्चित रही, और कहा जाता है कि इसके लिए उन्होंने इस्लाम को अपना लिया था, जो कानूनी विवाद थे उससे बचने के लिए। और उस शादी से ईशा देओल और आहना वो हुई थी। चले आगे बढ़ते हैं इनको श्रद्धांजलि के साथ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को, 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया था, जबकि ये लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। तो इसी दिन वर्ष 2015 से भारत सरकार के द्वारा संविधान दिवस घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, या शपथ किसने ली है, तो आंसर होगा जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 नवंबर को, ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, जब जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ दिलाई उन्होंने। ठीक है, तो ये इसी के साथ वो भारत के 53वें 53rd चीफ जस्टिस बन चुके हैं। कार्यकाल उनका 24 नवंबर से शुरू हो चुका है, 16 महीने तक का है, करीब 9 फरवरी 2027 तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। और तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही।
वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए थे मई 2019 में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। ओके, अगर हम देखें पिछले कुछ चीफ जस्टिस के बारे में, 53वें तो हैं जस्टिस सूर्यकांत, उससे पहले जस्टिस BR गवई थे 52वें, 51वें जस्टिस संजीव खन्ना, 50वें चीफ जस्टिस जस्टिस DY चंद्रचूड़, 49वें चीफ जस्टिस जस्टिस UU ललित थे, 48वें जस्टिस NV रमना थे, 47वें जस्टिस शरद अरविंद बोबडे थे, और उससे पहले 46वें अगर देखेंगे जस्टिस रंजन गोगोई थे। ये सब चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, संवैधानिक आधार इसका देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(1) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित चीजें हैं। चीफ जस्टिस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, योग्यता क्या है? मुख्य न्यायाधीश बनने की वही योग्यता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष या मतलब न्यायाधीश रहा हो, या हाई कोर्ट में वो व्यक्ति 10 साल तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायविद रहा हो। कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। CGI की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 ईयर ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे अगला। चलिए, भारत किस शहर में ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का आयोजन करने जा रहा है या मेजबानी करेगा? आंसर होगा भारत का कौन सा शहर करेगा? तो न्यू दिल्ली में यहाँ पर यह होने जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17 नवंबर को बेलेम जो ब्राज़ील में है वहाँ पर जो COP30 की जो समिट हुई थी, तो उसी के दौरान उन्होंने कहा कि ये एक आयोजन होना है एक इंटरनेशनल लेवल का, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के द्वारा। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो है ना 2026 में ये आयोजन किया जाएगा। बिग कैट्स बड़ी बिल्लियाँ हुई, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये सब कहते हैं। ठीक है, भारत ने इसकी स्थापना की थी, मुख्यालय भारत में ही है इस अलायंस का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार सचिव किसको नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अमित अग्रवाल को किया गया है। अमित अग्रवाल IAS अधिकारी हैं, उन्हीं को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आंसर होगा गेनाडी गोलोवकिन। गेनाडी गोलोवकिन, तो उनको जो है ना वो अध्यक्ष बना दिया गया है। कजाकिस्तान के रहने वाले मूलतः वो, तो 21 नवंबर को उनके नाम की मुहर लग गई है। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग तो दुनिया भर में जो बॉक्सिंग के आयोजन होते हैं उसका आयोजन यही कराता है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या है? सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को खत्म करने के लिए एकजुट हों। ठीक है, ये है इस बार की थीम। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2000 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कल मिलेंगे फिर ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, और अब डेली आपको मिल रहा है करंट अफेयर्स मंडे टू सैटरडे। ओके, बाय।